अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जो हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही है उसमें अभी तक हमने फूड पैकेजिंग से रिलेटेड स्टडी किया है, उसके डिफरेंट लेवल्स और उसका बेसिक जो फंक्शन है उसको स्टडी किया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्टिव पैकेजिंग, इंटेलिजेंट पैकेजिंग और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग और मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग के मतलब हमने पढ़ा। ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। ये है हमारे पास ही। उसके बाद हमने पढ़ा था इनर्ट गैस पैकेजिंग, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो ये एमएफपी के जो लेक्चर हैं, एमएफपी की सीरीज़ है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर की, ये भी कंप्लीट हो गई थी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू द वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग सबसे पहले समझ लें कि क्यों हम अडॉप्ट करते हैं। इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ। तो स्पेशली उन बैक्टीरिया के लिए हम जो है वो वैक्यूम कंडीशंस अडॉप्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एरोबिक बैक्टीरिया को हम किसी और तरीके से कंट्रोल भी कर लेते हैं तो फिर भी देयर आर चांसेस फॉर ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी एंड सेकेंडली देयर आर चांसेस ऑफ ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के चांसेस भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो वैक्यूम पैकेजिंग ये हमारे पास ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर है टू एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पेशली ये अडॉप्ट की जाती है फ्रेश मीट्स के लिए। ठीक है, या प्रोसेस मीट हो। ठीक है, इसके अलावा इसको हम स्किन पैकेजिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम नायलॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉलीएथाइलीन की आगे एक टाइप होती है। ठीक है, उसको यूज़ करते हैं। नायलॉन का बेसिक जो है वो काम ये है कि ये स्ट्रेंथ देती है। ठीक है, स्ट्रेंथ देने के साथ साथ दूसरा काम ये करती है कि ये ऑक्सीजन के अगेंस्ट बैरियर है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट जो पॉलीथाइलीन है वाटर रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये गुड हीट सील प्रॉपर्टी इसकी होती है। ठीक है, तो ये तीनों को हम यूज़ करते हैं, दोनों को ही नायलॉन को भी यूज़ कर लेते हैं, पॉलीथाइलीन को भी यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होगा वैक्यूम पैकेजिंग का? वैक्यूम पैकेजिंग से सबसे मेजर जो एडवांटेज होगा कि इसमें एवापोरेशन या वाटर लॉस जो है वो कम से कम होगा। वाटर लॉस नहीं होगा तो जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, फ्रूट और वेजिटेबल की, वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अगर सरफेस से वाटर लॉस हो जाए तो उसमें ड्राइनेस के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करता है वैक्यूम पैकेजिंग। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फैट का एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाना, जिसको हम फैट ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वो एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे दे विल गिव ऑफ अडर ऑफ फ्लेवर। ठीक है, तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसी तरह फ्लूइड या ब्लड का लीच कर जाना उससे भी प्रिवेंट करता है और फ्रीज बर्न से भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास वैक्यूम पैकेजिंग है, इसमें हम कोई भी हमारे पास फ्रूट है या वेजिटेबल है उसके इर्द गिर्द हम एक फिल्म जो है वो बना देते हैं। ठीक है, अब उसकी परमेबिलिटी को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कि हमें किसके अगेंस्ट बैरियर चाहिए। ठीक है, तो जिसके भी अगेंस्ट हमें बैरियर चाहिए होता है तो हम उसी से रिलेटेड जो है वो मटेरियल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वैक्यूम पैकेजिंग था। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लेक्चर है वो है दी हाइपोबैरिक स्टोरेज से रिलेटेड। ठीक है, आपने बहुत सारी स्टोरेज कंडीशंस को स्टडी किया, जिस तरह कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक जो है वो स्टोरेज। ठीक है, लो टेम्परेचर स्टोरेज, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। इसी तरह आपके पास एक चीज़ होती है, इसको एक टर्म होती है, इसको कहते हैं हाइपोबैरिक स्टोरेज। हाइपोबैरिक स्टोरेज क्या होती है, बाकी स्टोरेज से किस तरह डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी पहले,
हाइपो और हाइपर। हाइपर कहते हैं लो, लो को या कम को, हाइपर कहते हैं ज़्यादा को। ठीक है। बैरिक यूज होता है फॉर प्रेशर। ठीक है। तो हाइपोबैरिक स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अंडर रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके हम स्टोरेज करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की, इसको कहते हैं हाइपोबैरिक स्टोरेज। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टोरेज लाइफ डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो है वो एक्सटेंड हम कर सकते हैं। ठीक है, अंडर रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस। ठीक है, प्रेशर को रिड्यूस करके और रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस दे के हम जो है वो रेस्पिरेशन रेट को लो कर सकते हैं और इथाइलिन की इवैक्यूएशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसलिए हम हाइपोबैरिक स्टोरेज करते हैं। ठीक है, ये इसको हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज की एक फॉर्म कह सकते हैं कि जिसमें हमने कंडीशंस को वेरी किया है। ठीक है, बर्ग और बर्गल ने 1966 में इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें था कि अगर हम इसको 0.2 से 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखें 15 टू 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें इथाइलिन के लेवल में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होती है। ठीक है, फ्रूट्स में। और ऑक्सीजन जो है उसके लेवल में भी रिडक्शन होती है, यानी इथाइलिन और ऑक्सीजन दोनों के लेवल में रिडक्शन होती है अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दें। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन को कम कर दें तो जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो अल्टीमेटली स्लो हो जाता है और इथाइलिन की प्रोडक्शन भी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो ये एक उससे रिजल्ट निकला था कि अगर हम लो एटमॉस्फेयर पे स्टोर करते हैं तो उससे रेस्पिरेशन स्लो हो जाती है और इथाइलिन की प्रोडक्शन भी स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर हम इथाइलिन को फ्लश करते हैं, उसको फ्रूट से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो इससे भी हमारे पास उसकी शेल्फ लाइफ के इम्प्रूवल के चांसेस हैं। ठीक है, और ये हुआ किसके रिजल्ट के तौर पे है कि प्रेशर को हमने रिड्यूस किया है, इथाइलिन भी साथ रिमूव हो गई। ठीक है, और दूसरे जो वोलेटाइल प्रोड्यूस होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल से वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन किन किन में है, स्पेशली एप्पल के अंदर। ठीक है, इसके रिजल्ट के तौर पे डिफरेंट जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिटाइलिन है। ठीक है, तो इनमें भी आगे चेंजेस आती हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम 0.10 तक नॉर्मल प्रेशर से इतना इसको रिड्यूस कर दें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्पेशली एप्पल्स में 21 से रिड्यूस होकर 2.1% तक रह जाती है और इथाइलिन भी इसी तरह 0.01 ppm तक रह जाती है। ठीक है, जो कि आगे राइपनिंग को स्टिमुलेट नहीं करती। ठीक है, और बनाना में भी बनाना में है कि बनाना की स्टोरेज लाइफ जो है वो डबल हो जाती है अगर हम इसमें इसका प्रेशर 0.55 एटमॉस्फेरिक रखें, यानी 1 से कम कर दें, हाफ कर दें, तो इसकी जो स्टोरेज लाइफ डबल हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा इसको कम करें यानी 0.33 तक लेके आए तो फिर भी इनकी शेल्फ लाइफ और डबल हो जाती है। ठीक है, ये एक कंपैरिजन है कोल्ड स्टोरेज में और हाइपोबैरिक स्टोरेज में। पाइनएप्पल की जो लाइफ है वो उतनी ज़्यादा 40 डेज तक एक्सटेंड हो जाती है। इसी तरह ये स्टोरेज लाइफ आप देख सकते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज से हाइपोबैरिक स्टोरेज जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है कि ये बहुत सारी एप्पल और स्पेशली बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये एक शॉर्ट लेक्चर था हाइपोबैरिक स्टोरेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा पैकेजिंग भी कंप्लीट हो गया और हाइपोबैरिक स्टोरेज भी कंप्लीट हो गया। अगर हमें टाइम मिला तो हमने आगे एक टॉपिक और करना है, उसमें है कि पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स। उसमें से एक तो हमने पैकेजिंग पढ़ लिया, अभी कुछ एक दो जो है ना वो हमने और स्टडी करनी है। ठीक है, लाइक जिस तरह क्योरिंग होता है, वैक्सिंग होता है। ठीक है,
तो इस तरह की एक दो टेक्निक्स का एक शॉर्ट से लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैंने कवर कर देना, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।